नमस्कार, P3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपको जैसा कि मालूम है कि 18वीं लोकसभा का चयन हो चुका है और सदन जो है 9 जून को शपथ ले रहा है। जब लोकसभा के सदस्य शपथ लेते हैं तो उनके साथ साथ एक प्रक्रिया होती है जिसमें लोकसभा अध्यक्ष भी अपॉइंट किया जाता है, जिसमें लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। ऐसे में एनडीए गठबंधन के घटक दल लोकसभा अध्यक्ष पद की डिमांड कर रहे हैं। चूंकि जनता बीजेपी के पास अपना खुद का बहुमत नहीं है तो शायद वो इस बात का रिस्क नहीं लेगी कि लोकसभा के अध्यक्ष का पद किसी घटक दल को दे दिया जाए, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष का पद ऐसे समय पर साबित होता है जब कोई इमरजेंसी आती है। उस केस में अध्यक्ष का जो भूमिका होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। मेरे साथ मौजूद हैं दीपक सालोत्री साहब, और जो दिल्ली से बधाने हैं और मेरे आग्रह पर वो दिल्ली से विशेषकर चर्चा में भाग लेने के लिए आए हैं। और मेरे साथ लोकल रंगकर्मी और पूरे देश में पहचान बनाने वाले उमाशंकर मिश्र भी शामिल हैं। मैं आइए जानने की कोशिश करता हूं, क्योंकि दोनों लोगों का राजनीति में भी उतना दखल है जितना कि रंगकर्मी होने के नाते रंगमंच में दखल है। तो मेरा सौभाग्य है कि एक रंगकर्मी जो अपने दिल से बात कहता है तो वो राजनीतिक विश्लेषण भी दिल से कर सकता है, इसलिए मैं इनसे सर चर्चा करना चाहता हूँ। दीपक जी, मैंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष पद बहुत महत्वपूर्ण है, तो ऐसे में आपके जहन में कौन सा ऐसा नाम आता है? पिछली बार मोदी जी ने चौंकाया था एक नया नाम, ओम बिरला, जिन्होंने शायद किसी सांसद का नाम हम लोगों ने नहीं सुना था, पूरे देश ने। वो राजस्थान के लोग तो जानते होंगे, लेकिन उनको एक पद थमा दिया गया, लोकसभा अध्यक्ष, जिसमें प्रधानमंत्री भी उनको अध्यक्ष महोदय कह के संबोधित करते हैं। यानी कि वो उनसे उम्र में भी बहुत कम थे, अनुभव में भी कम थे, लेकिन उन्होंने ओम बिरला साहब को अध्यक्ष बना दिया था। लेकिन ऐसा लगता है कि ओम बिरला की छवि अब धूमिल हो चुकी है, तो ये तो उम्मीद बिल्कुल कम है कि ओम बिरला फिर से अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। जैसा कि पहले से एक घटना है कि सुमित्रा महाजन बनाई गई थी पहले, उनको दूसरा चांस नहीं दिया गया, तो बिरला जी को फिर भी वैसे भी नहीं चांस दिया जाता। तो ऐसी स्थिति में आपके जहन में कौन सा ऐसा नाम आता है जो कि अध्यक्ष पद संभाल सकता है? बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं सचदेवा जी आपका कि आपने मुझे P3 भारत के इस मंच पर आमंत्रित किया, और संपूर्ण देश में कोई पहचान का मोहताज नहीं है ये P3 भारत। और उमाशंकर मिश्र जी, आपका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपके साथ मुझे इस मंच को साझा करने का मौका मिल रहा है। जहां तक बात है आज के समय में इस नई लोकसभा के बाद ये सबसे चर्चित और सोचने का विषय है सचदेवा जी, जैसा कि आपने कहा कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा, तो सचमुच में लोकसभा अध्यक्ष का पद एक गरिमापूर्ण पद है और उस पर बहुत सारे निर्णयों की जिम्मेवारी होती है। तो इस समय जिस तरीके का हमको मैंडेट मिला है, उस मैंडेट के हिसाब से बहुत सारे लोग मौका परस्त हैं, और जहाँ तक भाजपा को जितना बहुमत मिला है आप सब जानते हैं कि वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है बिना सहयोगी दलों के। तो ऐसे में जेडीयू और आपके टीडीपी, ये दो दल जो हैं हमारे ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे। तो जहाँ तक है टीडीपी का सवाल, वो कोशिश कर रही है इस तरीके से कि उनको लोकसभा अध्यक्ष का पद मिल जाए, लेकिन हमारे अंदर, हमारे भाजपा के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मजबूत लोग हैं जिनकी दावेदारी मान्य करती है कि हमको लोकसभा अध्यक्ष का पद मिले। जैसा कि कोई एक नाम सुझाइए। देखिए, नाम पे अभी चर्चा होनी बाकी है, क्योंकि अभी मैं अपने हिसाब से अगर कह दूं तो वो अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के जो डिसीजन होते हैं वो चौंकाने वाले होते हैं, तो इसलिए भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है। कभी ओम बिरला जी, कभी सुमित्रा महाजन, हमने भूतकाल में देखा है कि नरेंद्र मोदी जी के जो डिसीजन रहे हैं वो भारत को और भारत की राजनीति को चौंकाने वाले होते हैं। तो हमको 1-2 दिन इंतजार कर लेना चाहिए। तो इससे पहले कोई चौंकाने वाला नाम आएगा। हाँ, कोई चौंकाने वाला नाम आएगा। आप मिश्रा जी इस टॉपिक पे क्या सोचते हैं कि कौन अध्यक्ष पद के लिए, कौन अध्यक्ष पद को शोभायमान करेगा? ये तय है कि बीजेपी दूसरे लोगों को तो नहीं देगी। ये मुझे अपनी राजनीतिक समझ से ये बात समझ आती है कि चाहे कितने भी ब्लैकमेलिंग हो, और क्योंकि जिस तरह से आज एनडीए की बैठक में मोदी जी ने जो अपना दम्भ दिखाया है कि किसी भी कीमत पर झुक के सरकार नहीं चलाएंगे, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष पद तो बीजेपी का ही आदमी का होगा।
ऐसे में आपका क्या उम्मीद है कि कौन व्यक्ति ऐसा सक्षम नजर आता है बीजेपी में जो लोकसभा का, क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष का पद एक अनुभवी व्यक्ति को, जिसको संसदीय कार्यप्रणाली का भी अनुभव हो, और आगे बहुत सारे हमारे आगे को बहुत सारे कानून ऐसे भी इमरजेंसी बनाने मैं होते हैं। आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक साहब का मेरे को नाम भूल रहा है, उनको लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर, और वो आजकल दुनिया में नहीं है, उनका प्लेन क्रैश हो गया था। ओके। वो अध्यक्ष पद ऐसा पद था कि वो साहब नए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको अध्यक्ष बना दिया था, दूसरे दल से थे वो। जब वोटिंग हो रही थी और अटल बिहारी वाजपेयी, आपको याद हो कि एक वोट से हारे थे, बिल्कुल। तो उसमें अध्यक्ष भूल गए थे खुद वोट डालना। तो तो यानी कि देखिए, एक अध्यक्ष की एक गलती से एक सरकार को जाना पड़ा था, सरकार को। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी तो किसी भी तरह से, मिश्रा जी, ये रिस्क ले नहीं सकती। ठीक है, जैसा कि आज का विषय है कौन होगा अगला लोकसभा का अध्यक्ष। इस वार्ता को आगे करने से पहले फिर से मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा सचदेवा जी, इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने हम दोनों को, दीपक से हमारे मित्र सालूत्री जी को और मुझे आमंत्रित किया। आप दोनों हमारे दिल के लिफाफे के लोग हैं। वाह वाह, ये आपका बड़प्पन है, आप बहुत बहुत आभार। क्योंकि आपका जो अंतर्मन है, वो रंगमंच के लोग जो है जो बात कहते हैं वो दिल से कहते हैं जी, और राजनीतिक परिदृश्य को रंगमंच के लोग और जो कवि लोग होते हैं, रंगमंच के लोग भी कल्पनाशील होते हैं, तो वो जो कल्पना कर रहे होते हैं वही कटाक्ष होता है राजनीति पे भी। तो मैं समझता हूँ कि मैंने सही लोगों का चयन किया है इस मैटर को डिस्कशन करने के लिए। एक राजनीतिक व्यक्ति तो शायद राजनीतिक रूप से कह सकता है, आप दिल की आवाज़ से और लोगों की भावनाओं को और लोगों के अनुभवों को देखकर अपने कैंडिडेट अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, फिर मैं अपनी राय दूंगा आपको, क्योंकि आपको भी अनुभव है, आप बार बार चर्चा कर रहे हैं रंग कर्म रंगमंच, तो कल्पना को अगर साकार करता है रंगमंच पर तो वो रंगकर्मी ही होता है। जी, आप रंग भरते हैं, तो लोकसभा की सीट पर कौन से सतरंगी व्यक्ति आएगा, ये मेरा जानना, मुझे लगता है किसी राजनीतिक व्यक्ति तो कोई नहीं जवाब दे सकता, क्योंकि उसके दिल में तो उठापटक होगी, वो दिल की बात नहीं कहेगा। मैं भी आपके साथ, हालांकि मैं रंगमंच से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं एक संवेदनशील व्यक्ति हूँ, तो मैं संवेदनाओं से सोचता हूँ, और जो पीछे घटनाएं होती हैं तो मुझे लगता है कि ये व्यक्ति सही पद के लिए काबिल है। तो ये मैं कई दिन से सोच रहा था कि आज तो ये परिस्थिति जैसी भी आई हो, कई दिन से सोच रहा था कि ये व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष पद ले सकता है। तो अभी जानने की कोशिश करते हैं, शायद आपने सोचा हो। तो मुझे लगता है मिश्रा जी और दीपक जी दोनों ही संशय में हैं और भविष्यवाणी नहीं करना चाहते हैं। चूंकि मैं मन की जो आईने से देखा है, तो मैं आपको एक नाम सुझाना चाहता हूं, और शायद वो हो सकता है सरोकार होता है उसका या नहीं होता है, क्योंकि राजनीति में संभावनाओं की बहुत आवश्यकता होती है। आपने अगर एक नाम सुना हो तो वह है शिवराज सिंह चौहान। बिल्कुल, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं कहना नहीं चाह रहा था। आपने अगर ये बात देखी होगी कि एक ऐसा व्यक्ति जो 2 टर्म अपने एमपी के चीफ मिनिस्टरशिप में पूरे कर चुका हो, और तीसरे टर्म के लिए, और उसने तीसरे टर्म के साथ फिर उसके बाद इतनी प्रचंड बहुमत से सरकार बना के दी हो, उसके बाद उसको मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया था। बिल्कुल, लेकिन जीते हुई प्रचंड बहुमत से 29 की 29 सीट आई। अब उनको लोकसभा का चुनाव लड़वाया गया। बिल्कुल, तो मुझे लगता है, क्योंकि एक बार शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मुझे नरेंद्र मोदी जी ने आश्वासन दिया है कि आपका स्थान केंद्रीय राजनीति में है, ना कि इस समय किसी प्रदेश की राजनीति में। और उन्होंने, हालांकि थोड़े से मायूस थे उन दिनों, लेकिन उसके बाद उन्होंने उस चीज़ को सहर्ष स्वीकारा, और एक निष्ठावान सिपाही होने की तरह से अभी उन्होंने विदिशा से चुनाव लड़ा और बहुत भारी बहुमत से जीता। और एक प्रॉमिस और किया था उन्होंने कि मैं केंद्र में जा रहा हूँ। नहीं, केंद्र में तो जा रहा हूँ, कि मैं 29 फूल की मालाएं प्रधानमंत्री मोदी जी को सौंपूंगा मध्य प्रदेश की तरफ से। 29 के 29 मतलब 29 सांसद पूरे वहां से आए। तो एक ऐसा निष्ठावान सिपाही बीजेपी का, जो कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार 200% था, और उसके बाद नेतृत्व के कहने से उन्होंने सांसद का फिर से चुनाव लड़ा और अपनी कसौटी पर खड़े उतरे। तो ऐसी स्थिति में दीपक जी, मुझे लगता है कि लोकसभा का अध्यक्ष पद, इससे बेहतरीन आदमी और कोई नहीं हो सकता,
जिसको कि प्रशासन चलाने का कई वर्षों का अनुभव हो, साथ में निष्ठावान हो, और साथ में एक ऐसा मुख्यमंत्री जो एक बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका हो, उसके लिए कैबिनेट मंत्री पद तो नहीं सुशोभित करने नहीं लगता उनके पद के हिसाब से, उनकी गरिमा के हिसाब से। तो मुझे नज़र आता है कि मोदी जी इस बात को मेरी अगर सुनना भी चाहें या किसी कंसिडरेशन में हो, तो शिवराज सिंह चौहान से कोई भी बेहतर व्यक्ति मैं समझता हूं कि लोकसभा का अध्यक्ष का पद का नहीं हो सकता है। और मेरी पूरी उम्मीद है बीजेपी से शिवराज सिंह चौहान लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किए जाएंगे, जिसमें सारा सदन एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि जो शिवराज सिंह चौहान की छवि है उसमें विपक्षी दलों को भी कोई ऐतराज़ नहीं हो सकता। ऐतराज़ होने के बाद भी क्योंकि बहुमत जो एनडीए गठबंधन में होगा तो लोकसभा अध्यक्ष पद मिल जाएगा। ऐसी स्थिति में एक और पद खाली होने वाला है जिसकी तरफ शायद आप सबकी निगाहें, आपका ध्यान नहीं है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं दीपक जी कि लोकसभा अध्यक्ष पद तो एक प्रोसेस है, 5 वर्ष के बाद अध्यक्ष एक नया चुना जाता है, जो कि सांसद ही चुनते हैं। सांसद ही चुनते हैं। बीजेपी संगठन के अध्यक्ष पद का भी चुनाव होने वाला है। हाँ, ड्यू है। जेपी नड्डा साहब का कार्यकाल बढ़ाया गया था 1 साल के लिए, जून तक के लिए बढ़ाया गया था, इलेक्शन तक। और बीजेपी के संविधान के मुताबिक 2 बार के बाद कोई अध्यक्ष पद फिर से नहीं प्रस्तावित, अध्यक्ष या मतलब कोई भी महत्वपूर्ण पद पर नहीं ले सकता। नहीं, तो नड्डा साहब और ना तो गडकरी साहब ना अमित शाह साहब बीजेपी अध्यक्ष बन सकते हैं। अब ऐसा कौन सा नाम हो सकता है ऐसी विकट परिस्थितियों में जहां पर आप सब लोग ये बात कर रहे हैं कि घटक दल धोखा दे सकते हैं? मुझे तो एक और संभावना नजर आती है कि कमोवेश जो बीजेपी के अंदर के सांसद स्थिति भी है वो कहीं ना कहीं अमित शाह की शक्ति या अमित शाह की कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप से प्रभावित हैं। तो वो लोग भी इस समय मौका पाके अपने संगठन में भी बगावत कर सकते हैं। तो बीजेपी में विशेषकर नरेंद्र मोदी जी को ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि सांसदों की बात भी सुनी जाएगी और साथ साथ अध्यक्ष पद ऐसा होना चाहिए जो कहीं आने वाले समय पर इंटरनल फूट में कहीं ऐसी स्थिति ना ला दे कि जो कार्यकर्ताओं में बिखराव ला दे, जो घर में ही फूट हो जाए और घर में ही कहीं विभीषण पैदा हो जाए, क्योंकि अध्यक्ष का पद भी अपने प्रधानमंत्री को भी हटा सकता है। बिल्कुल। संगठन तो ऐसी स्थिति में बीजेपी संगठन का अध्यक्ष कौन हो सकता है? मिश्रा जी, आपसे मैं राय जानना चाहता हूं, क्योंकि मेरे दिमाग में, मेरे जहन में 1-2 नाम उमड़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि पहले आपसे मैं पूछ लूं और दीपक जी से पूछ लूं। दीपक जी, आपको कहीं कुछ ऐसा नाम लगता है क्या? अब सबसे पहले मिश्रा जी से ही पूछ लेते हैं उनकी क्या राय है, उसके बाद में मैं बताऊंगा आपको कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो जैसा कि आपने कहा, अपने दिमाग में बताइए, मिश्रा जी बात बताएं। क्योंकि आप दिल्ली से आए हैं, आप दिल्ली में राजनीतिज्ञों के नजदीक हैं। भाई देखिए, दिल्ली में मैं राजनीतिज्ञों के नज़दीक हूँ और दिल्ली की राजनीति को बखूबी समझता हूँ। तो आपने देखा भी होगा कि दिल्ली में 7 की 7 सीट इस समय बीजेपी के पास आई हैं। लेकिन फिर भी बीजेपी में आप देख रहे हैं कि राजनीति में आप राष्ट्रीय अगर स्तर पर सोचते हैं तो 7 सीटें लोकसभा को मिल गई हैं, लेकिन वहीं विधानसभा की सीटें बीजेपी के पास नहीं हैं। और वहाँ आपने देखा है कि 15 साल से जो एमसीडी बीजेपी के पास थी वो भी इस समय आम आदमी पार्टी के पास चली गई है। तो कहीं कुछ तो ऐसा हो रहा है जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर तो लोग बहुत कुछ सोचते हैं, जिससे देश का विकास है, मोदी जी की कार्य करने की प्रणाली है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ा बनाती हैं। और भारत का जो कार्य करने का तरीका है मोदी जी का, वो हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दे रहा है। नाम बताइए मिश्रा जी। ये तो एक यक्ष प्रश्न है नाम, क्योंकि भाजपा में एक नहीं तमाम ऐसे नाम है जो इसके अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर दोस्तों, मैंने दोनों अपने साथियों को असमंजस में देखा जब मैंने इनसे 2 सवाल किए। तो मैं इन सबको साथ लेते हुए आप सबके सामने भी हो सकता है और सारी जनता ही असमंजस में होगी, लेकिन मैंने इस पर बहुत गहन अध्ययन किया। पिछले दिनों में जो बीजेपी में इंटरनल डेवलपमेंट हुए तो मुझे लगा कि ये इंगित करते हैं कहीं और जाने में। आपने एक नाम सुना होगा, अन्नामलाई, जो आईपीएस ऑफिसर है। उन्होंने तमिलनाडु की राजनीति की और बीजेपी के बिहाफ पर उन्होंने फाइट लिखी और जिसमें तमिलनाडु के उन्होंने बीजेपी का वोट शेयर बढ़ाया।
लेकिन उसके बाद भी बीजेपी तमिलनाडु से एक भी पद, एक भी सीट नहीं पा पाई। अन्नामलाई का नाम बीजेपी के लिए समर्पित नाम माना जाता है, एक आईपीएस ऑफिसर है वो। एक नाम मेरे दिमाग में बार बार जहन में ये आता है, लेकिन अन्नामलाई से संगठनात्मक बातों का उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि एक आईपीएस ऑफिसर एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक संगठन का सवाल है, खासकर राजनीतिक दल के संगठन का सवाल है, उनके प्रशासनिक व्यवस्था न होकर राजनीतिक ताना बाना की भी समझ एक ऐसे व्यक्ति को होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये नाम तो अभी अपरिपक्व सा नजर आता है। इसके अलावा मैं आपका ध्यान एक ऐसे किरदार की तरफ ले जाना चाहता हूं जिसका सारा जीवन सादगी के साथ गया, और वो नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं, जो उनके साथ स्कूटर पे चलते थे और जिन्होंने पूरी संपत्ति दान कर दी है, और उनको बलि का बकरा बनाया गया, हरियाणा के चीफ मिनिस्टरशिप से हटाया गया और एमपी का चुनाव लड़ाया गया। तो मेरा भी मतलब संकेत, आपने मेरे संकेत से पहचान लिया। तो दोस्तों, आने वाले समय पे हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो बीजेपी संगठन में अध्यक्ष पद संभाल सकते हैं, जो मोदी जी की भावनाओं को समझते हुए संगठन चलाने में सक्षम होंगे। लोकसभा अध्यक्ष पद भी दिया जा सकता है, वाइसा वर्सा हो सकता है, लेकिन संगठन का पद बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। शिवराज सिंह चौहान निश्चित रूप से प्योर राजनीतिज्ञ हैं, उनके ऊपर कई भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे, लेकिन जहां तक मनोहर लाल खट्टर का सवाल है, एक ऐसी छवि जिसकी ईमानदार छवि हो और जिसकी लॉयल्टी पर किसी को शक ना हो, तो बीजेपी उस पर पीछे जा सकती है। तो आपके आने वाले टाइम में बीजेपी के संगठन के बीजेपी अध्यक्ष मनोहर लाल खट्टर हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है, और ये निश्चित रूप से इसी महीने डिसाइड होगा। तो आइए इस संभावनाओं को मेरे परिदृश्य में देखते हुए आप अपने कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, और आपसे भी आमंत्रित हैं, आप कमेंट के देके और आप प्रस्ताव देके भी बता सकते हैं कि कौन बीजेपी का अध्यक्ष हो सकता है और कौन लोकसभा का अध्यक्ष हो सकता है। सचदेवा जी, अगर थोड़ा सा और समय दें, 1 मिनट जी, तो मैं खट्टर साहब के बारे में आगे उनकी मतलब मोदी जी की पसंद क्यों चीफ मिनिस्टर बनाया। जब गुजरात में भयंकर भूकंप आया था जी, तो उस समय संगठन के हिसाब से वहाँ पर ये अपना दायित्व निभा रहे थे। खट्टर साहब बहुत ही सादगी के प्रतीक हैं। तो जो काम चल रहा था वो बनाने का, घर वगैरह या टेंट में, तो स्कूटर जो आपने जिक्र किया ना, स्कूटर पर चलते थे, अपने स्कूटर पे वो 2 बोरियां सीमेंट की रख लेते थे जी। वहाँ उनसे कहा गया कि अरे आप ऐसा क्यों करते हैं, वो तो है कि नहीं 10-15-20। मिश्रा जी, मेरी आपसे ये आलोचनात्मक बात समझें कि आप ये सब जानने के बाद भी आपके जहन में मनोहर लाल खट्टर नाम पहले क्यों नहीं आया? हाँ, नहीं आया, लेकिन आपने जैसे ही हल्का सा कहा, जो देखिए, राजनीतिक में जो भी स्टेप लिए जाते हैं उसके दूरगामी परिणाम होते हैं। बिल्कुल। अभी हरियाणा में जो खामियाजा भुगता सोनी जी की सरकार को बनाकर, सैनी को बना के, हाँ। और उसके बाद मनोहर लाल खट्टर को विधायक पद से हटाकर लोकसभा के लिए तैयार किया गया। तो मुझे लगता है कि खट्टर साहब, ये मेरे ख्याल से मोदी जी का इंडिकेशन था कि अब आप प्रदेश की राजनीति छोड़िए, आप देश की राजनीति करें। उनकी ईमानदारी का पारिश्रमिक कह लो। संगठन में जेपी नड्डा का कार्यकाल इस मंथ समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उन्हें एक्सटेंशन दिया गया था इलेक्शन तक। बिल्कुल। तो उसमें डेट भी नहीं है 30 जून नहीं है। बिल्कुल। इलेक्शन के बाद, तो एकदम तुरंत बाद इलेक्शन के बाद एक तरफ बीजेपी पर अभी एनडीए गठबंधन के लोगों के संभावनाएं, उनकी डिमांड्स पूरी करनी है, एक तरफ उनको अपने संगठन के अध्यक्ष को चुनना है। तो मुझे लगता है इतनी देर नहीं लगाएंगे मोदी, और मनोहर लाल खट्टर का नाम पहले से ही मोदी जी के जहन में आ चुका है, और मैं उनके मन की भावना को पढ़ सकता हूँ। आशा है और मुझे उम्मीद है कि भगवान ने जो मुझे ये बात दी है, ये आपके मन की पावर की बात है, वो सही साबित हो। और मेरा मन ये कहता है कि मनोहर लाल खट्टर आपके बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे। धन्यवाद। हम जून के महीने में अभी देखने चाहेंगे कि बीजेपी का अध्यक्ष, वैसे तो नरेंद्र मोदी चौंकाते हैं, लेकिन मुझे लगता है नरेंद्र मोदी ऑलरेडी चौंका चुके हैं,
जब मनोहर लाल खट्टर को उन्होंने चीफ मिनिस्टरशिप से हटाया है। लोकसभा बिल्कुल धन्यवाद। सही कह रहे हैं आप, धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, नमस्कार।